Good evening, everyone. Am I audible to you? Good evening, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Good evening. चलो, as usual, last class और इसके पहले वाले क्लास से कुछ डिस्कशन है before we begin to the next session. सर इसमें आपने एक जगह वांट ऑफ डॉसिलिटी बताया था सर, वो एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं आया। Want of docility का मतलब होता है कि बच्चे को या किसी भी पर्सन को कोई बात आप कहो, आप कोई ट्रेनिंग देना चाहो, कुछ समझाना चाहो, and that he is not able to take your advice, he is not able to take your decisions, he is not able to follow your instructions. That is called want of docility. डोसिलिटी का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से समझ जाना, बहुत अच्छे से आपकी बात मान लेना, एक बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाना। और इसका लैक होना मतलब ये जो सिम्टम उसके अंदर है मुनकार के अंदर, दैट इज सेंस ऑफ डिसओबीडियंसी। और इस डिसओबीडियंसी एंड ऑब्स्टिनेसी का एक इंक्रीज्ड पार्ट है, दैट इज सेड टू बी वांट ऑफ डोसिलिटी। कि उस बच्चे को समझाना, उस बच्चे को ट्रेन करना, या उस इंसान को किसी भी बात के लिए, किसी भी अच्छी चीज के लिए, किसी चीज को आप उसको ट्रेन करना चाहो, then he is not able to accept you any advice. That is want of docility. ओके सर, थैंक यू। सर हाँ जी। सर आपने बताया था अमोनियम कार्ब में कि अमोनियम कार्ब इज बेटर लाइंग ऑन एब्डोमेन, और इसके रेफरेंस में मेडोराइनम का आपने बोला मेडोराइनम आल्सो फील्स बेटर बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन एंड इन अस्थमा केसेस लाइंग ऑन एब्डोमेन प्रोट्रूडिंग टंग, है ना। अगर हम अस्थमा केस में ये हमें 3+ ग्रेड में मिल रहा है लाइंग ऑन एब्डोमेन, ऑल द सिम्टम्स आर रिलीव्ड, पेशेंट फील्स एज इफ कोई ब्रेथलेसनेस है ही नहीं, तब भी क्या हम मेडो उस केस में दे सकते हैं अगर हमारे पास और भी सिम्टम्स मैच कर रहे हो? और भी सिम्टम किस चीज के मैच कर रहे हो? एक सर जो मेरे पास केस है जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, उसमें एक तो ये था कि पेशेंट 70 इयर्स ओल्ड, सिवियर अस्थमैटिक, मेरे पास जब आए अस्थमा बहुत ज्यादा था, नहीं फील्स लाइंग ऑन एब्डोमेन इमीडिएट रिलीफ। मतलब उनका कहना था कि मुझे लगता ही नहीं कि मुझे ब्रेथलेसनेस है जैसे ही मैं पेट के बल लेटता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें टंग प्रोट्रूशन नहीं था। ठीक, नेक्स्ट सिम्टम उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो कफ एग्रेवेटेड आफ्टर ईटिंग स्वीट्स था, ये भी 3+ में था, और डिजायर स्वीट्स भी था। मैंने इस बेस पे मेडो दिया था उस समय, लेकिन मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला, तो मुझे समझ नहीं आया कि आई डोंट नो कि क्या चीज रॉन्ग गई। लेकिन लाइंग ऑन एब्डोमेन में इसका मतलब हम नहीं दे सकते जब तक पेशेंट का टंग प्रोट्रूडेड ना हो। नहीं, टंग प्रोट्रूडेड जरूरी नहीं है। ये जो आपने सिम्टम बताया, अगर यही सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट है, देन मेडो इज द रेमेडी। सर ये 3+ में है। नहीं, 3+ तो आप मेडिसिन की मटेरियल में बात कर रहे हो या पेशेंट में? पेशेंट तो फिर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर होगा जिसको रूल आउट करना पड़ेगा, या फिर कोई और बेटर मेंटल सिम्टम ऐसा होगा जो उसको रूल आउट कर रहा होगा। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और मेडिसिन में इसमें रिलीफ मिलना ही मिलना चाहिए। हाँ जी सर। और ऐसे केसेस में ये जो स्वीट से एग्रावेशन है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर अमोनियम कार्ब एज वेल एज स्पॉन्जिया। हाँ, तो आप वहां पे कुछ एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शंस के फॉर्म में और एसओएस के तौर पे आप इस दोनों दवाई में से भी डिफरेंशिएट करके प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जिसमें एमोन कार्ब में स्वीट के बाद कफ एंड टूथेक बहुत प्रोमिनेंट है, और स्पॉन्जिया में खांसी बहुत प्रोमिनेंट है। सर उनकी तो खांसी ही प्रोमिनेंट है। हाँ, प्लस स्पॉन्जिया के अंदर जो है वो ऑन एब्डोमेन वाला सिम्टम कम है, जबकि एमोन कार्ब में ये है। ओके, वैसे केस में जब कभी आपको, सपोज जस्ट एक क्लिनिकल टिप्स के लिए बता रहे हैं, अगर वो और कोई सिम्टम नहीं है और मेडो आपका काम नहीं कर रहा है, तो एक बार उसका थोड़ा सा मैथमेटिक बैकग्राउंड देख के, अगर सोरिक टाइप है तो गिव 1 dose ऑफ सल्फर 2 dose ऑफ सल्फर 12 आवरली, एंड आफ्टर 15 days you just prescribe your regular medicine. लेकिन सर वो एक्यूट केस था, उस समय अगर मैं सल्फर के 2 डोज दे भी देती तो भी एक्यूट केस में तो हम एडवाइस करेंगे कि आप वैसे केस में एलएम पोटेंसी मेडोरिनम का और फ्रीक्वेंट यूज में दीजिए।
ओके, तो माइट भी मैंने मेडो 200 दिया था, तो मुझे एलएम में देना चाहिए था। एक्यूट केसेस में रिपीटेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, और Okay. जहां फ्रीक्वेंट रिपीटेशन हो और कोई डीप एक्टिंग ड्रग इस्तेमाल करना हो, तो इन माय ओपिनियन यू शुड ऑलवेज गो फॉर एलएम पोटेंसी इंस्टेड ऑफ सेंटिसिमल पोटेंसी। अब बिल्कुल ही कहीं पे रेस्ट्रिक्शन अवेलेबिलिटी नहीं हो तो फिर मॉडरेट पोटेंसी में आप उसको यूज करें। स्पेशली एक मेथड है जो हम कहते हैं कि 1/11 के फॉर्म में बना के आप उसको दीजिए। यस सर, आपने लास्ट क्लास में बताया था। हाँ, अदरवाइज इन एक्यूट केस फ्रीक्वेंट रिपीटेशन एलएम पोटेंसी बहुत सेफ और बहुत हार्मलेस वे में आपको काम करेगा। ठीक है। रिपीटेशन जरूरी है, एक डोज देने से बहुत जल्दी बहुत ज्यादा केसेस में रिजल्ट नहीं मिलता। अगर थोड़ी सी भी ऑब्स्टिनेसी है तो फिर इतने से काम नहीं चलेगा, वहाँ फ्रीक्वेंट रिपीटेशन जरूरी है। ठीक है सर। और ऐसे केस में अगर जितना इंटेंसिटी आप बता रहे हो वहां पे भी मेडोरिनम LM1 से शुरू करने के बजाय यू ट्राई मेडोरिनम LM5-6 स्ट्रेट अवे एलएम 5 और 6 या 5 या 6 में। और फिर उसमें कब बढ़ाते जाएं या पोटेंसी हम बढ़ाते जाएं? पहले तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, पहले फ्रीक्वेंसी। हम्म। कब जनरली जब सेंसिटिविटी पेशेंट को उससे हो तो बढ़ाना चाहिए, या फिर नेक्स्ट पोटेंसी में जाने के बाद भी अगर कोई इंक्रीज या कंपनसेशन नहीं मिल रहा है देन गो फॉर इंक्रीजिंग द कप। अदरवाइज तुरंत जल्दी से कप नहीं बढ़ा के आप पहले रिपीटेशन को बढ़ाइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। चलो आज के लिए एक केस है, अच्छे से ध्यान से सुनना। एक 18-19 साल की लड़की है, आपके क्लिनिक पे रूमेटिक कंप्लेन के लिए आई है। उसका कंप्लेन यह है कि उसको पैर में, जोड़ों में, स्पेशली जो ज्वाइंट्स है उसके ऊपर और नीचे, नॉट एग्जैक्टली द ज्वाइंट बट अबव एंड डाउनवर्ड द ज्वाइंट कवरिंग में बहुत पेन होता है और एज इफ लगता है कि वो अपने ज्वाइंट्स को पूरी तरह खोल नहीं पाएगी। और ये इतना प्रोमिनेंट हो जाता है उसके अंदर कि इवन इन ग्रोइन रीजन, इन लेग्स, इन थाइज, उसको इतना सीवियर इस तरह से कंस्ट्रक्शन रहता है कि वो ज्यादातर चलने में भी, जब एक्यूट अटैक उसको होता है तो वो बहुत झुक के चलना पसंद करती है। इसके साथ साथ उसको बहुत हार्ड कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसा कि एज इफ समटाइम्स एक बहुत शाइनी स्टूल होता है, हार्ड शाइनी स्टूल, और वो स्टूल एक गो में लंबा पास नहीं होता है बल्कि बीच बीच में क्रम्बल होके टूट टूट के पास होता है। उसका जब हिस्ट्री लेने गए तो देखा कि पास्ट हिस्ट्री में आप उसको रिकरेंट कोल्ड कफ, रिकरेंट कोराइजा, स्पेशली विथ थिक ग्लेरी डिस्चार्जेस आर देयर। उसके इंट्रायूटरल लाइफ में देखा गया कि उसके माँ को कंसीव नहीं हो रहा था, एंड फॉर कंसेप्शन शी यूज्ड टू टेक लॉट्स ऑफ मेडिकेशन। 4-5 साल दवाई लेने के बाद, लॉट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन, इंजेक्शन लेने के बाद कंसेप्शन हुआ। उसके बाद भी कंसेप्शन के दौरान प्रेगनेंसी को बार बार थ्रेटेंड एबॉर्शन का कंडीशंस डेवलप हो रहा था, उसके लिए उसको मेडिकेशंस पे रहना पड़ा। उसके बाद ये उसके इम्पोर्टेंट पास्ट हिस्ट्री और इंट्रायूटराइन हिस्ट्री में था। उसके फैमिली का सिचुएशन ऐसा था कि बार बार बहुत सारे चीजों को लेकर पेरेंट्स के बीच में बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था, और इस बात को लेके वो बहुत दुखी रहती थी, बट शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर सिचुएशंस टू एनीवन। इस कंडीशंस में लेके कुछ लोग ऐसे थे जो उनके फैमिली में इंटरफेयर चलता था उनका, और उसके बाद इसका एक ऐसा फिक्सिटी बन गया था कि अगर उसका नाम भी लो तो उससे उसको चिढ़ होता था। शी हैड ए स्ट्रॉन्ग एवर्शन, इवन उसका प्रेजेंस भी कहीं पे सुनना उसके लिए बर्दाश्त के बाहर था। इस तरह की मेंटल स्टेट और एक सप्रेस्ड ग्रीफ। बार बार जब दोस्तों से बात करती थी या केस टेकिंग में कही तो बोली कि ऐसा करता है कि बार बार दिल करता है कि हम खुल के रोएं, बट आई एम अनेबल टू वीप फ्रीली। उसके नेचुरल हिस्ट्री में पता चला कि जब भी उसको पीरियड होता है, शी हैड अ लॉट ऑफ गैस्ट्रिक कंप्लेन एंड शी हैड स्ट्रॉन्ग कफ विथ डिस्चार्जेस। डिस्चार्ज मीन्स थिक ग्लेरी डिस्चार्जेस। इसके लिए उसने बहुत प्रोलॉन्ग एलोपैथिक दवाइयां खाई। एलोपैथिक दवाइयों के बाद जब ये कंडीशन आया, आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, एक फ्रीक्वेंट एसिडिटी रह रहा था, और एसिडिटी के बाद उसके एंडोस्कोपी में पता चला कि उसको एसोफेजियल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है,
and finally doctors are doubting that there must be something wrong in stomach or suspected case of cancer of stomach. अब इस स्टेज में वो पेशेंट आपके पास आई है, डू यू हैव एनी चॉइस ऑफ रेमेडी? चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी लिखो अपना ऑप्शन।